की बात करते हैं तो सो एनवायरमेंटल साइंस में हमारे पास ये 2 से 8 तक 7 क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन हमारे पास 20 मार्क्स का है। लेकिन अगर हम ये देखें कि क्या हिस्टोरिकली आपका पेपर किस फॉर्म में आता रहा है, तो आपका ये सब्जेक्ट शुरू कब हुआ है, इंट्रोड्यूस कब हुआ है? 2016 से। 2016 में जब हमारे पास सीएसएस का सिलेबस रिवाइज हुआ था, तब हमारे पास ये सब्जेक्ट आया था। 2016 से 2023 तक अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस की जर्नी देखते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस आपके पास दो फॉर्म्स में आते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आप इस पेपर में देख रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ईयर्स ऐसे आए हैं जिसमें उसने 20 मार्क्स के क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में। दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। वो वी आर नॉट कंसर्न कि वो किस फॉर्म में आ रहे हैं। सिर्फ ये होता है कि आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम उसे 20 मार्क्स के मुताबिक सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है कि 20 मार्क्स के मुताबिक सॉल्व कर रहे होते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन की लेंथ है वो 6 to 8 साइड्स ऑफ पेपर की जा रही होती है, क्योंकि 20 मार्क्स के लिए यही स्टैंडर्ड लेंथ यूज की जाती है। अगर 10 मार्क्स का होगा तो वही क्वेश्चन की लेंथ जो आ जाएगी 3 to 4 साइड्स ऑफ पेपर आ जाएगी। याद रखें, मैं साइड्स की बात कर रहा हूँ, पेजेस की नहीं बात कर रहा। सो 6 to 8 साइड्स हम यूजली 20 मार्क्स के लिए लिख रहे होते हैं। अगर 10 मार्क्स का आता है तो हम 3 to 4 साइड्स अकॉर्डिंगली क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी इस सब्जेक्ट की। हमने एक जनरली थोड़ी सी सिलेबस की भी बात कर ली, सिलेबस के साथ हमने इसके पेपर की भी बात कर ली। अब इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस में किसी भी सब्जेक्ट की एक इनहेरेंट इम्पोर्टेंस होती है और एक उसकी एप्लीकेशन वाइज इम्पोर्टेंस होती है। इनहेरेंट का मतलब कि वो खुद अपने अंदर कितना इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी जो आपका प्योर साइंस का सब्जेक्ट होता है, जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस है, जैसे में कुछ बच्चे आपके अंदर जियोलॉजी के हैं, जियोग्राफी के बच्चे हैं, ठीक है, बायोलॉजी के बच्चे हैं, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे क्या हैं, प्योर साइंसेज हैं। प्योर साइंसेज के सब्जेक्ट में सबसे बड़ा आपके पास एडवांटेज क्या होता है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने मेहनत की है, ठीक है, आपने सही क्वेश्चन किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके मार्क्स कोई काट सकता है। क्यों? क्योंकि प्योर साइंसेज इस तरह नहीं होती कि वो सब्जेक्ट टू ओपिनियन होती हैं। अब इस बात को मैं कंपेयर किस चीज़ से कर रहा हूँ, लेट्स से कि ऑफ कोर्स जब आप एनवायरमेंटल साइंस चूज कर रहे होंगे तो आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन, कुछ लोगों के सामने ये भी होगा कि जेंडर चूज करें या एनवायरमेंटल साइंस चूज करें। अब जेंडर के साथ लेट्स से एक क्वेश्चन की एग्जांपल ले लेते हैं। एक जेंडर का क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो आयशा वो क्वेश्चन करती हैं और आयशा ने बिल्कुल ठीक वो क्वेश्चन किया। और उसके बावजूद जब एग्जामिनर उसको एवेलुएट कर रहा है तो एग्जामिनर में भी 7 मार्क्स दे दे, 6 मार्क्स दे दे, इट्स क्वाइट पॉसिबल कोई 16 मार्क्स भी दे दे। लेकिन आयशा के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक क्वेश्चन करके आई है। लेकिन वो एग्जामिनर क्यों अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि जो आपकी होती हैं सोशल साइंसेज होती हैं, वो होती हैं सब्जेक्टिव होती हैं। अब एग्जामिनर में भी आपसे वो कहेगा नहीं मुझे इसकी अप्रोच अच्छी नहीं लगी, ठीक है, इन्होंने जिस क्वेश्चन को अप्रोच किया है या इनके वे ऑफ थिंकिंग मुझे मतलब मेरे साथ सिंक नहीं किया। ये चीज इन्वायर प्योर साइंसेस में नहीं आ सकती। इट्स नॉट अबाउट अप्रोच। अगर ओजोन डिप्लीशन जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, जो आपने अपने लेट्स से जिन लोगों ने बैचलर डिग्री में पढ़ी है, वो आज सीएसएस में भी सेम है। जो एयर पोल्यूशन आप अपने ओए लेवल में पढ़ के आए थे, वो आज सीएसएस में भी सेम है। यू कैन नॉट चेंज जो प्योर साइंसेज है ओपिनियन के हिसाब से। इसलिए अगर आप ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्योर साइंसेज में कहानियां, अब दूसरी डाउन साइड क्या है कि कहानियां नहीं डाल सकती। सोशल साइंसेज में आप क्या करते हो, सोशल साइंसेज में आप क्या कर सकते हैं, कहानी भी थोड़ी डेवलप कर सकते हैं, इवन आपको क्वेश्चन नहीं भी आता। लेकिन यहाँ क्या है प्योर साइंसेज में, प्योर साइंसेज में ऐसे नहीं होता कि आपको ब्लैक एंड वाइट होती है, ग्रे एरिया कोई नहीं होता, ठीक है। या तो आपको प्योर साइंसेज आती हैं या प्योर साइंसेज नहीं आती, ठीक है। हर चीज के टू वे देखने के होते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस को भी इस लिहाज से हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्योर साइंसेज का सब्जेक्ट है। तो प्योर साइंसेज के सब्जेक्ट हमें 70 से 80 तक भी मार्क्स दे सकते हैं। रिमेंबर पीपल, 70 से 80 मार्क्स बहुत ज्यादा मार्क्स हैं सीएसएस में, बहुत ज्यादा हैं। तो अब आप में से कुछ अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने पास्ट ईयर्स के पे लोगों के, मैं यार स्क्रीन शेयर ही नहीं कर रहा भाई, अभी मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ।
जब लेक्चर स्टार्ट करूंगा तब स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपसे ये कह रहा था कि आपके पास 70 से 80 मार्क्स का हमारे पास मार्जिन है, किसमें, एनवायरमेंटल साइंस में। लेकिन एज ए सेट कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पास्ट ईयर्स के पेपर्स के लोगों के मार्क्स भी देखे होंगे एनवायरमेंटल साइंस के। अब मार्क्स देखते हैं तो मार्क्स मैक्सिमम 60 65 तक जा रहे हैं, 55 तक, ज्यादा 55 से 65 की रेंज में मार्क्स मूव कर रहे हैं। सो मार्क्स आपको क्यों 70 से 80 ज्यादा नहीं नजर आ रहे? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, हैं लेकिन ज्यादा नहीं नजर आ रहे। उसका रीजन, जो चीज मैं आपको समझाने लगा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या रीजन है लोग कि किस चीज को मिस आउट कर रहे हैं। देखिए, आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है। स्टैटिक सब्जेक्ट वो होते हैं कि जिनका नॉलेज चेंज नहीं होता विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप आप पढ़ लें आज जाके, लेट्स से कि आप में से किसी ने क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट रखा हुआ है, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। ऐसे नहीं होगा कि 6 महीने बाद चेंज हो जाएगा। लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस में काफी सारे ऐसे टॉपिक्स आ गए हैं कि जो जिन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस को डायनामिक बना दिया है। वो टॉपिक कौन से हैं? स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। उस लिहाज से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो पैरेलल में क्या हो रही होती है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। अब अब मैं अक्सर इसके बारे में एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज करता हूँ कि जब आप इन्वायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट की, इट्स लाइक बेकिंग अ केक, ठीक है। जब आपने पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया, इट मीन्स कि यू हैव बेक द होल केक, ठीक है, आपने पूरा केक जो है वो बेक कर लिया। लेकिन ये जो बेकिंग द केक है ना, आपने जब पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया, ये आपको 55 से 65 उसी रेंज में रखेगा। अब आपने देखा केक तो हर केक के ऊपर टॉपिंग रखी होती है, चेरी रखी होती है। सो यू हैव टू पुट अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ व्हाट केक। इसके ऊपर आपको टॉपिंग भी रखनी पड़ेगी। सो ये टॉपिंग क्या होगी जो एनवायरमेंटल साइंस में हम अपना केक बेक करने के बाद ऊपर रखेंगे? इसके साथ जब हम करंट अफेयर्स का नॉलेज भी इंक्लूड करेंगे, स्पेशली जब किसकी बात कर रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ से अक्सर स्टूडेंट मिस आउट कर जाते हैं। वो अपने नॉलेज क्या कर रहे होते हैं, अपडेट नहीं कर रहे होते, ठीक है, या उन्हें बताया नहीं जा रहा होता साथ साथ। आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इसलिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑफ कोर्स फिर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि फिर ये नॉलेज हम ढूंढेंगे कहाँ से, क्योंकि मोस्टली जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं फर्स्टली लेटेस्ट डेवलपमेंट इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों में से अक्सर लोग फिर वो रिसर्च उस तरीके से नहीं कर रहे होते। इसलिए जब हम डिस्कस कर रहे होंगे उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट इंक्लूड होंगी। और जहाँ जहाँ मैं नीड फील करूंगा कि मुझे आपके साथ कोई लेटेस्ट रिपोर्ट भी शेयर करनी है, तो वो भी मैं साथ पैरेलल में स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आप लोगों से शेयर करता जाऊंगा। और ऑफ कोर्स मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों से स्टडी भी करें। अब आ जाते हैं थोड़े से कोर्स के ओवरव्यू की तरफ। हाँ, होल्ड ऑन, इसके लिए मुझे फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर करनी है। सो पीपल, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट के ओवरव्यू की बात करते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से जो फर्स्ट आपके पास डेवलपमेंट शुरू होती हैं, आप लोगों के जहन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज से अगर हम कोई 90 में चले जाएं, ठीक है, या उसके डेवलपमेंट को चेक करें, तो हमें ये नजर आता है कि इतनी ज्यादा इन्वायरमेंट के हवाले से मतलब कोई बात नहीं हो रही। लेकिन इस डेकेड में या
पिछले कुछ डेकेड से क्या हो रहा है एनवायरनमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपकी डिस्कशन शुरू हो गई है। अच्छा, वो क्यों शुरू हुई है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ जब हमारे सराउंडिंग में ना स्मूथली रन कर रही है ना, वी डोंट नोटिस इट। ठीक है। हम कब उसे नोटिस करते हैं? जब कोई ना कोई क्या राइज होता है, इशू राइज होता है। हुआ ये है कि ये जो पिछला डेकेड खास तौर पे गुजरा है 2020 2010 से 2020 का, इसमें आपका क्या हुआ है, बड़े सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज रेज हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग का इशू, क्लाइमेट चेंज का इशू, एसिड रेन का इशू, एयर पोल्यूशन का इशू, फ्लडिंग का इशू, नेचुरल डिजास्टर्स के इशू, बहुत सारे इश्यूज आए हैं। सो इन इश्यूज की वजह से ना इन्वायरमेंटल साइंस जो एज ए डिसिप्लिन के तौर पे इतना ज्यादा उसको मेन स्ट्रीम डिसिप्लिन में वैल्यू नहीं दी जा रही थी, उस पर फोकस रीशिफ्ट हुआ और दोबारा से इन्वायरमेंटल साइंस की बात शुरू हुई। एक मिनट, अजान हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भी ठीक कह रहे हैं। ओजोन डिप्लीशन का इशू भी इन इश्यूज में शामिल है। तो हुआ क्या कि लास्ट डेकेड में, अगेन अगर किसी को वॉल्यूम का इशू आ रहा हो तो आप मुझे साथ बता सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेकेड में क्या हुआ कि काफी सारे एनवायरमेंटल इश्यूज है जिसकी वजह से फोकस रीशिफ्ट हुआ। दोबारा से एनवायरमेंटल साइंस की डिबेट शुरू होगी। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं और हम ये सोचें कि दुनिया में फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट के हवाले से कोई कंक्रीट डिस्कशन कब शुरू हुई है, वो कंक्रीट डिस्कशन बेसिकली 1960s में शुरू हुई है। 1960s में ऐसा क्या स्पेशल हो रहा था कि उस वक्त एक कंक्रीट डिस्कशन शुरू हुई है? 1960s में आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि सिविल राइट्स की मूवमेंट यूएस में चल रही थी। सिविल राइट्स का मतलब क्या है कि जो ब्लैक पीपल थे वो अपने राइट्स की बात कर रहे थे कि हमें इक्वल राइट्स दिए जाएं। अब वो जो सिविल राइट्स की मूवमेंट चल रही थी, उसी दौरान जब वो ब्लैक पीपल वहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने आपस में डिस्कशन की तो उन्होंने रियलाइज किया कि ठीक है, हमें सिविल राइट्स भी हमारे नहीं मिल रहे। तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि अच्छा तुम कहाँ रह रहे हो? तो उसने कहा कि जी मैं फलां एरिया में रह रहा हूँ जहाँ फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। उसने पूछा तुम कहाँ रह रहे हो? उसने कहा मैं भी उस एरिया में रह रहा हूँ जहाँ फलां फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। तो उन लोगों ने आपस में रियलाइज किया कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सिविल राइट्स ही नहीं मिल रहे, हमें प्योर एयर का राइट भी नहीं मिल रहा, हमें प्योर वाटर का राइट भी नहीं मिल रहा, हमारे पास लैंड पोल्यूशन भी ज्यादा है क्योंकि हम ऐसे एरियाज में रह रहे हैं कि हमारे साथ एनवायरमेंटल जस्टिस भी नहीं हो रही, हमें एनवायरमेंटल राइट्स भी नहीं मिल रहे। तो जहाँ सिविल राइट्स की बात चल रही थी, साथ पैरेलल कौन से राइट्स की भी बात शुरू हो गई? एनवायरमेंटल राइट्स की। और इसी चीज ने जब आपके पास हीटअप हुई, ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में जो नजर आ रही है किसी भी एनवायरनमेंट के हवाले से, वो 1972 में हो रही है। इट्स कॉल्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अभी आपको इसके बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा हमारा टॉपिक है, उसके पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट सब्जेक्ट के ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई 1972। जरा समझिएगा क्योंकि आज का ये जो ओरिएंटेशन में जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सारी लिखने वाली नहीं है, वो ज्यादा समझने वाली है। लिखने वाली आगे बहुत सारी आ जाएंगी, आप लोगों के साथ हैंडआउट्स भी शेयर हो रहे होंगे। सो आपको उसके बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है। आप पहले इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। मुझे को कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है और स्क्रीन भी ठीक नज़र आ रही है। यस क्लियर, ओके ठीक है।
सो 1972 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जब फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट के हवाले से कोई डिस्कशन हो रही है तो किस किस्म की डिस्कशन हो रही होगी? तो डिस्कशन बेसिकली ये नहीं हो रही थी कि इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किस कैसे करना है, क्योंकि उस वक्त तो इन्वायरमेंटल इश्यूज इतने ज्यादा लोगों के सामने इंपॉर्टेंट ही नहीं बने थे। वो लोग इसी चीज पे हैप्पी थे कि ओके, यही बड़ी अचीवमेंट है कि सारी दुनिया की कंट्रीज मिल के बैठे तो सही, चल एनवायरनमेंट पे कोई डिस्कशन डिबेट तो शुरू हुई। सो बेसिकली अवेयरनेस मेन टारगेट था। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो आज तक हमारे लिए रेलिवेंट है, वो इस कॉन्फ्रेंस में रेस किया गया। वो इशू कौन सा था? कि कैसे इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को साथ साथ लेके चले। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको आपने समझना है। सो इशू कौन सा रेज हुआ? कि कैसे हम इन्वायरमेंट और जो है डेवलपमेंट, उसको साथ साथ लेके चलें। ब- तो इनको साथ साथ लेके चलने की बात क्यों हो रही थी हमारे पास कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को हमने साथ साथ लेके चलना है? क्योंकि रियलाइज ये किया गया कि जितनी भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है, जितना भी इन्वायरमेंट को हार्म आया है, जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज आए हैं, वो किस किस वजह से आए हैं? कि जब जब डेवलपमेंट हुई है, उस वजह से एनवायरनमेंट भी हार्म हुआ है। कैसे डेवलपमेंट? एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुई है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स आई हैं, फर्टिलाइजर्स आए हैं, न्यू सीड्स आए हैं, उस वजह से एनवायरनमेंट हार्म हुआ है। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, कोल को जलाया गया है, फॉसिल फ्यूल को जलाया गया है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट हार्म हुआ है। तो जब जब डेवलपमेंट होती है, अर्बनाइजेशन हुई है, ठीक है, उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हुई है, लैंड क्लियरिंग हुई है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हुई है, तो आपका एनवायरनमेंट हार्म हुआ। इसका मतलब डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट आपस में इंटरलिंक्ड है। तो 1972 में एक क्वेश्चन रेज किया गया कि अब देखो, डेवलपमेंट तो आपने करनी है ना। क्यों डेवलपमेंट करनी है? क्योंकि आपके पास हर कंट्री में बड़े सारे पुअर पीपल हैं, ठीक है। आप जब तक डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप उनकी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा सकेंगे, दुनिया से पॉवर्टी नहीं खत्म कर सकेंगे। सो डेवलपमेंट तो हमें करनी है। सो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि कैसे डेवलपमेंट ऐसी की जाए जिससे एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो। वो कौन सी डेवलपमेंट होगी जिससे एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो? ये 1972 में फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन रेज किया गया कि कैसे एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को हम साथ साथ लेके चलें। सो इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फिर हमारे पास एक डेट आ जाती है 1987 की। ये डेट हमारे लिए दो वजह की वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तो इस डेट पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये अलग से हमारा टॉपिक है। बेसिकली ये ओजोन डिप्लीशन को एड्रेस करने के लिए होता है, लेकिन हमारा सेपरेट टॉपिक है, हम उसके उस पर बात करेंगे। दूसरा 1987 में क्या हो रहा है? दूसरा 1987 में ये हो रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट को हम कहते हैं OCF। OCF, आवर कॉमन फ्यूचर। अच्छा, ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट ने फर्स्ट टाइम उस क्वेश्चन का आंसर किया जो 1972 में रेज किया गया था कि कैसे हम क्या करें, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को साथ साथ लेके चलें। तो इस रिपोर्ट ने इस क्वेश्चन का कैसे आंसर किया कि वो कौन सी डेवलपमेंट होगी जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगी? आंसर ये था कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, अगर हम एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी डेवलपमेंट करें जो एनवायरनमेंट को हार्म ना कर रही हो, तो वो कौन सी डेवलपमेंट होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें तो तब हम क्या करेंगे? एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और एट ए टाइम हम क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन उस वक्त क्या फिगर आउट की गई? ये डेफिनेशन फिगर आउट की गई, हम बाद में भी पढ़ेंगे, ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, the development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. अच्छा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस जो कॉन्फ्रेंस थी, सॉरी ये रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट ने क्या कहा कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कैसे होगी? इसने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेशनल लेवल पे अचीव नहीं होगी, बायलैटरल लेवल पे अचीव नहीं होगी, बल्कि जब तक मल्टीलैटरल कोऑपरेशन नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव नहीं होगी। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन से मुराद क्या है और क्यों ये रिपोर्ट कह रही थी? देखिए, एनवायरनमेंट सबके लिए कॉमन है, ठीक है।
आप ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ पाकिस्तान कहे कि कल से हम फॉसल फ्यूल बर्न नहीं करेंगे तो दुनिया का एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। लेट से कल से साउथ एशिया पूरा कह दे कि हम फॉसल फ्यूल बर्न नहीं करेंगे तो दुनिया का एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। लेट से कल से एक कंट्री यूरोप का कह दे कि हम फॉसल फ्यूल बर्न नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। बल्कि सब कंट्रीज को मिल के प्लेजेस लेने की जरूरत होगी, सब कंट्रीज को मिल के मल्टीलेटरल एफर्ट्स के थ्रू ही क्या होगा, एनवायरनमेंट ठीक होगा। सो ओसीएफ ने क्या कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट होगी जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगी, और वो अचीव कैसे होगी, मल्टीलेटरलिज्म के थ्रू। तो अब इशू क्या था कि इशू उस वक्त 1987 में हम देखते हैं हमारे पास कोल्ड वार चल रही थी और दुनिया बड़ी सारी एक बायलैटरल टू पोल्स में डिवाइडेड थी। सो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कि दोबारा हम मल्टीलेटरलिज्म की बात करें, इस रिपोर्ट ने सजेस्ट किया, जो आवर कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट थी ओसीएफ के नाम से, कि एक दुनिया में समिट करवाया जाए वर्ल्ड लेवल पे, जिसमें सारे कंट्रीज क्या करें, पार्टिसिपेट करें। उस समिट का नाम क्या था, 1992 रियो समिट। ये समिट हुआ जिसमें तमाम कंट्रीज ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और फिर इस समिट से क्या जनरेट हुए, तीन डिफरेंट किस्म के इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जनरेट होते हैं। एक UNF3C है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है। और एक UNCCD है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन है। इन सब की हम बारी बारी बात करेंगे कि जब हम इनका सेपरेट हमारे टॉपिक हैं, जब इनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। राइट नाउ हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं ओवर अपने सब्जेक्ट का। तो इस तरीके से इन कन्वेंशंस के थ्रू बेसिकली रियो समिट ने सजेस्ट किया कि अगर आप बियोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट किस्म की जो लाइफ फॉर्म है उसे हम प्रोटेक्ट कर लें, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर लें और डिजर्टिफिकेशन को एड्रेस कर लें, तो हम फाइनली मूव हो सकते हैं किसी तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। तो ये तमाम, इसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट। सो ये क्या थी, अब मैं ऐसा ऐसा इसको आपके सिलेबस के साथ भी रिलेट कर रहा हूँ। ये अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हम, एक मिनट मुझे अलाउ कीजिएगा, मैं पेन ले लूँ। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट को डिस्कस कर रहे थे। हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट से हमने क्या लर्न किया कि अगर आपने एनवायरनमेंट को ठीक करना है तो कौन सी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज जब हम एड्रेस करने गए तो हमें पता चला कि ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट अपने से एक अंदर एक सेपरेट फोर्स है, बल्कि एनवायरनमेंट आपके तमाम डिसिप्लिन से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। केमिस्ट्री से इंटरकनेक्टेड है, बायोलॉजी से इंटरकनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, हमें इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की भी बात करनी पड़ेगी। कैसे एनवायरनमेंट दूसरे डिसिप्लिन के साथ क्या है, हमारे पास इंटरलिंक्ड है। जब हम इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की भी बात कर चुके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज की भी बात कर चुके, तो फाइनली हम इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने की तरफ आ जाएंगे। और जो दो बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, एक हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का है और दूसरा हमारे पास किसका है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का, उसको हम एड्रेस करते हैं। अच्छा, जब हम इन इश्यूज को एड्रेस कर लेते हैं, इनको एड्रेस करने की तरफ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हल्दो के जो रिपोर्ट थी ओसीएफ की, उस रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया था कि जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो मल्टीलेटरलिज्म के थ्रू सॉल्व होंगे। यानी जब आपकी तमाम दुनिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करेगी, लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे जो भी एग्रीमेंट होगा उसने एग्जीक्यूट किस लेवल पे आके होना है, नेशनल लेवल पे आके होना है। इसका ये बात आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ रही होगी कि चाहे यूएन का कोई भी कन्वेंशन हो, बाई द एंड ऑफ द डे एनवायरमेंट इंप्रूव कौन से लेवल पे आके होना है, नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो आपके पास नेशनल लेवल पे भी लॉज होने चाहिए, नेशनल लेवल पे भी रूल्स होने चाहिए। वो फिर हमारे पास किस में आ जाते हैं, एनवायरमेंटल गवर्नेंस में आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में आ जाते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में आप कहते हैं कि हमें नेशनल लॉज की ज़रूरत है। नेशनल लॉज अगर हम हमारे पास होंगे तो हम इन्वायरमेंट की कंडीशन इंप्रूव कर सकते हैं। अब कोई भी लॉ बनाने के लिए इनिशियली आपको क्या करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंटल असेसमेंट और मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से हमारे कोर्स का हर टॉपिक आपस में क्या होता है, लिंक्ड होता है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव्स की हमने क्यों नहीं बात की, बेसिकली जब हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट की हम बात करते हैं तो उसी में क्या लिए जा रहे होते हैं, डिफरेंट जो मल्टीलैटरल ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे होते हैं। ये मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ ओवरऑल हम एक कोर्स के सिलेबस को भी साथ इंटरलिंक कर लें और एक थोड़ा सा ओवरव्यू की भी बात कर लें कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है,
हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस की बेसिकली हिस्ट्री कहाँ से शुरू हो रही है। सो उन चीज़ों को भी आई थॉट कि हम आपस में डिस्कस कर लें। अच्छा, अब हमारा कोर्स जो होगा वो मूव कैसे हो रहा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये भी आप लोगों को पता हो। ये हमारे पास लेक्चर्स का ब्रेकडाउन है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि इंस्टेड के हम अपने जो लेक्चर हैं वो हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट से शुरू करें, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से शुरू कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने जब पास्ट पेपर का एनालिसिस किया, मैंने जब आपके जितने भी 2016 से 2019 सॉरी 2023 तक जितने भी पास्ट पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस किया, तो कुछ इस तरह की पिक्चर हमारे पास सामने आई है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज दोनों को मिला के हमारे पास पेपर्स में तकरीबन 3 क्वेश्चन सिर्फ इन दो एरिया से आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट की बात करें तो कभी इससे एक सवाल आ जाता है और कभी एक सवाल नहीं आता। सस्टेनेबल इश्यूज की बात करें तो एक क्वेश्चन हमारे पास इससे आ रहा होता है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ रहा होता है। उसके अलावा एनवायरमेंटल गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन आ रहा होता है। और इन्वायरमेंटल असेसमेंट और मैनेजमेंट की हम बात करें तो यहाँ से भी हमारा एक सवाल आ रहा होता है। अगर आप इस लिहाज से देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो सवाल हैं वो सवाल कहाँ से आ रहे हैं, किस दो एरिया से आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, सो आई थॉट कि इनको हमें सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए। हमारे जो फर्स्ट 4 लेक्चर्स होंगे उसमें, क्योंकि अभी हमने ओरिएंटेशन डिस्कस कर ली है, तो उसमें हम ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर 5, 6 एंड 7 होगा उसके उसमें हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। जब ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो हमारे कोर्स के हैं, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट किस बेस पे, इसलिए नहीं कि अवैस कह रहा है, इसलिए कि आपका एग्जामिनर कह रहा है, और एग्जामिनर कैसे कह रहा है कि वो हर साल तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चंस इन एरिया से उठा रहा है। जब हम ये अपने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का, उसके बाद हम तरतीब से कोर्स को शुरू कर लेंगे जहाँ से हमारी तरतीब शुरू हो रही है। हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज की बात करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की बात करेंगे, एनवायरमेंटल गवर्नेंस की बात करेंगे, और एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ एक एरिया आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, एट्थ एरिया, जिसका नाम क्या था आपके कोर्स में, ग्लोबल इनिशिएटिव्स। एक मिनट में कोर्स की तरफ ही शिफ्ट हो जाता हूँ। इस ये एरिया आपको लिखा नहीं नजर आ रहा। अच्छा, ये एरिया में क्यों नहीं लिखा नजर आ रहा? क्योंकि इस एरिया को हम इंडिपेंडेंटली डिस्कस नहीं करेंगे, इस एरियाज को हम दूसरे एरिया के साथ मिला कर डिस्कस करेंगे। जैसे जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे होते हैं, उसी के साथ ही हम किसकी बात करेंगे, UNFCCC की भी बात करेंगे और कायोटो प्रोटोकॉल की भी बात करेंगे। जब ओजोन डिप्लीशन की बात करेंगे, उसी के साथ हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की भी बात करेंगे। जब हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करेंगे, उसी के साथ हम कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इस एरिया को हम सेपरेटली नहीं डिस्कस कर रहे होते, इससे रिलेटेड जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं तो साथ साथ इस एरिया को भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। दिस वाज लिटिल बिट ओरिएंटेशन हमारे कोर्स के बारे में। आपके सामने क्लियर हो गया कि हमारे कोर्स का ब्रेकडाउन क्या होगा, किस तरीके से हम कोर्स लेके चल रहे होंगे। अब हम डायरेक्टली इसकी तरफ आते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। उससे बिफोर